राधा सी हर बाला होगी, सुख शांति प्रेम पावनता की वसुधा पहने माला होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी, कोई नहीं कमी होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। अब देर नहीं, भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। अब देर नहीं, भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। सत धर्म के चारों पांव पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। सत धर्म के चारों पांव पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी, कोई नहीं कमी होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। वही जगत गुरु यह भारत है, भगवान जहाँ पर आते हैं। गीता गंगा गौ गायत्री का मान बढ़ाते हैं। वही जगत गुरु यह भारत है, भगवान जहाँ पर आते हैं। गीता गंगा गौ गायत्री का हृदय मान बढ़ाते हैं। है धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से देव भूमि होगी। है धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से देव भूमि होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी, कोई नहीं कमी होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। ओ भारत फिर भरपूर बनेगा। भारत फिर भरपूर बनेगा। ओम शांति। मेरी आवाज क्लियर है सभी को? ओम शांति। आप सभी का इस ऑनलाइन सत्र में
जिसका शीर्षक है मेरा देश महान और उसमें मेरा क्या योगदान। हमारे भारत की महानता को आपस में एक बार फिर से दोहराते हुए, आपस में इसकी यादें ताज़ा करते हुए, भारत की संस्कृति और भारत की सदाचार और कल्चरल वैल्यूज को फिर से हम अपनी स्मृति में दोहराते हुए अपने आगे आने वाले भविष्य को मूल्यनिष्ठ बनाने के संकल्प को दृढ़ करने के इस ऑनलाइन सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। ये तो हम सभी जानते हैं और आज सारा विश्व भी मानता है कि हमारा देश भारत कहीं ना कहीं विश्व गुरु बनता जा रहा है। और वैसे भी अनेक विद्वान ये जानते हैं कि संसार में भारत में एक ऐसा समय हुआ करता था जो भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। भारत कल्चरली भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है सदा, और आध्यात्म का केंद्र तो रहा ही है। भारत से ही वास्तव में आध्यात्म का प्रकाश पूरे विश्व में फैला है। आज हम देखते हैं कि उसी का परिणाम है कि योगा, जो भारत का आयुर्वेद है, वो आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध होता जा रहा है। तो आइए आज इस महान देश, महान भारत भूमि की गरिमा को फिर से अपनी स्मृतियों में ताजा करें और देखें कि कैसे हम सभी अपने अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में रहते हुए भी हम भारत की महानता के गौरव को बढ़ाएं और अपना योगदान भारत को इस विकास में दे सके। तो इन सब अनुभवों की खान लेकर हमारे बीच आज विशेष राज्यों की टीचर आदरणीय उमा रानी दीदी जी हैं हम सबके बीच में। आइए हम उनसे सुनते हैं कि भारत की जो हिस्ट्री रही है, जो इतिहास रहा है, जो स्वर्णिम भारत कहा जाता है, वो किसको कहा जाता है, और हम क्या ऐसा करें जो आने वाला भारत फिर से अपने स्वर्णिम समय को जी सके और विश्व के लिए भी एक सुखदायी संसार भारत से उजागर हो सके। तो हमारे बीच आदरणीय उमा रानी दीदी जी हैं, जो 35 वर्षों से राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं और पिछले 33 वर्षों से आपने अपने संपूर्ण जीवन को ईश्वरीय कार्य के लिए समर्पित किया हुआ है। वर्तमान समय आप बेंगलोर ब्रह्मा कुमारी आश्रम पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने पीजी डिप्लोमा हेल्थ केयर में किया हुआ है और मास्टर्स वैल्यूज एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी में किया है। आपने अपनी सेवाएं साउथ में जैसे आंध्र, कर्नाटका आदि स्थानों पर देते आए हैं। तो हम सभी अभी आदरणीय रानी दीदी जी से सुनेंगे। ओवर टू यू दीदी। ओम शांति। आज हम सभी इस सुंदर समय में, दिन की संगम भी कह सकते हैं, जो दिन और रात की मिलाप का वेला है, ऐसे सुंदर वेला में हम सभी सर्वोत्तम देश, उत्तम से अति उत्तम पावन देश भारत भूमि के विषय में हम सभी एकत्रित हुए हैं। वैसे तो पूरे साल हम इस त्योहार को मनाते रहेंगे, उसमें भी खास करके हम इस चाणक्य प्लेस सेंटर की ओर से हर हफ्ते ये एक त्योहार वीकेंड्स में करते आए हैं। वो है भारत की अमृत महोत्सव की आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इसमें विशेष करके हम हर हफ्ते कुछ ना कुछ विशेष बातों का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। भारत भूमि ऐसा भूमि है जहां स्वयं परमपिता परमात्मा, हम सब आत्माओं का पिता, निराकार शिव बाबा परम धाम से अवतरित होकर अपना कर्तव्य करते हैं। विशेष करके हम ये बात
दिल से स्वीकार करना है, ताकि हमारे अंदर एक नया ऊर्जा, नया प्रेरणा जाग सके। भारत ऐसा पवित्र भूमि सारी दुनिया में कोई नहीं हो सकते हैं। इसीलिए ही भारत की हर एक नागरिक को या सारी दुनिया के हर एक मनुष्य आत्मा को भारत भूमि के प्रति इतना प्यार, रिस्पेक्ट और आसक्ति हो सकती है। भारत ऐसा श्रेष्ठ धरनी पर जन्म लेने वाले हम सभी आत्माएं भी बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं। जो भाग्य हम सबको मिला है वो किसी और को मिले या ना मिले, अभी संगम युग में हमें इतना ऊंचा भाग्य मिलना, ये सबसे ऊंची भाग्य माना जाता है। भले हम देश में रहे या विदेश में रहे, लेकिन हमारी योगदान इस भारत भूमि के प्रति हमेशा बनी रहनी चाहिए। चाहे देशी हो या विदेशी हो, हर एक भारत भूमि का सराहना करते हैं, क्योंकि भारत भूमि इतना ऊंचे स्थान है। अब इसमें विशेष करके हम सबका क्या योगदान है, इसके बारे में जब हम सोचते हैं तो हमारे अंदर एक नए संकल्प की प्रेरणा जागती है। चलो, हम बड़े बड़े संकल्प तो हर हफ्ते ले रहे हैं, कुछ हद तक कर पा रहे हैं, कुछ हद में कहीं ना कहीं रोक टोक हो जाती है। ऐसी अवस्था में कहीं ना कहीं हम बड़े बड़े संकल्पों को फिर से रिवाइज करने के लिए आज एक नया संकल्प भी लेंगे कि हम सभी हमारे परम रक्षक, परम प्रिय, परम पिता परमात्मा का यह जन्मभूमि भारत जो है, इस भूमि को फिर से दिव्य गुणों से, दिव्य शक्तियों से, दिव्य वैल्यूज एंड वर्च्यूज से वापस इसको हरा भरा फुलवाड़ी बना सके। इसके लिए बाबा हम बच्चों को विशेष मुरलियों में या शास्त्रों में शिव परमात्मा की महावाक्य में यह स्पष्ट है कि हम सभी इस परमात्मा की फुलवाड़ी के गुलदस्ते हैं। एक एक फूल, चाहे कोई भी आत्मा हो सकते, चाहे छोटे बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, बुजुर्ग है या युवा है, हर एक, चाहे इसमें स्त्री है चाहे पुरुष है, चाहे पढ़े लिखे हैं, बिजनेसमैन है, अनपढ़ है या हाउस होल्ड में रहने वाले, कर्तव्य निभाने वाले माताएं हैं, हर किसी को रोज एक नया संकल्प लेकर नए उमंग उत्साह से हमें आगे बढ़ना ही है। ऐसे में आज मैं एक छोटा सा संकल्प लेकर इस सभा में उपस्थित हूँ। हम सभी मिलके ये संकल्प लेंगे, जैसे कि परमात्मा का ये एक फुलवाड़ी है या गार्डन के है, अल्लाह का बगीचा कह सकते हैं। इस बगीचे में हम सभी एक अलग अलग प्रकार के फ्लावर्स हैं। जब हम सभी फ्लावर्स एकत्रित होकर कार्य करें, इस भारत भूमि को फिर से राम राज्य या फिर से नंद गोकुल या फिर से स्वर्ग बना सकते हैं। उसके लिए स्वर्ग सोचते ही हमें बड़े बड़े संकल्प नहीं लेना है, छोटी छोटी संकल्प। जैसे आज पूरे दिन में, जैसे कोई के प्रति अगर हमारी अंदर नेगेटिव भावनाएं है, उसको पहले आज के लिए मैं इनके प्रति पॉजिटिव टेंडेंसी, पॉजिटिव थॉट्स बनाएंगे, ये संकल्प लेंगे। क्योंकि हम सभी, भले इस लॉकडाउन के बाद हम सभी ने देखा कि काफी लोग अपने जीवन में बहुत हताश और निराश होते हुए देखा था, परंतु हमारे लिए ये विज्ञान की शक्ति जो हम सबको यूनाइट करके कुछ ना कुछ नए संकल्प, नए प्रेरणा लेने का एक आधार बने। तो रोज हम इस विज्ञान की शक्ति को निभाने वाले प्रत्येक व्यक्ति सारी दुनिया में, चाहे वो इंटरनेट को संभालने वाले होंगे, चाहे सैटेलाइट को संभालने वाले विज्ञानी होंगे, चाहे देश की संरक्षण में रहने वाले कोई भी बीएसएफ या
पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस वाले होंगे, हर एक के प्रति धन्यवाद, प्यार से शुक्रिया अदा, आभार व्यक्त करेंगे। दूसरी बात, हम हर एक के प्रति सहानुभूति, दया भाव, रहम भाव भी रखेंगे। चाहे कोई भी आत्मा कैसा भी है, जिस पोजीशन में भी है, जो भी काम कर रहे हैं, जहां भी काम कर रहे हैं, हर एक को अपने कर्तव्य के प्रति हम रिस्पेक्ट देना ये बहुत जरूरी है। हम सभी वैसे तो करते हैं, पर कभी कभार करते हैं। कई बार क्या होता है, हम उन बातों को ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि अगर एक दिन जो हमारी रास्ते को साफ करने वाले, चाहे वो बीबीएमपी वर्कर्स है, चाहे कोई भी है, अगर एक दिन वो काम नहीं कर सकते हैं, क्या हमारा भारत भूमि स्वर्णिम भूमि बन सकती है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए हम छोटी छोटी संकल्पों की छोटी छोटी कदम उठाकर, अभी तो हम सभी समर वेकेशंस में हैं, अभी बारिश होने से पहले हम अपनी अपनी एरिया में जितना हो सकते साफ सफाई करके कहीं ना कहीं छोटी छोटी प्लांटेशन करने का संकल्प लेवे, जिससे भारत भूमि फिर से हरा भरा बनने में एक सहयोग का योगदान शुभारंभ कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम सभी जैसे एक गार्डनर होते हैं, वो गार्डनर को कोई भी, चाहे छोटी सी घास क्यों ना हो, या बड़े से पौधे क्यों ना हो, या बड़े से वृक्ष क्यों ना हो, उसमें वो अंतर नहीं देखता है, डिफरेंशिएशन नहीं करता है, कंपैरिजन नहीं करता है। क्योंकि जब तक घास है तब तक उस पौधे के लिए, उस वृक्ष के लिए वो मिट्टी को संभाल के रखते हैं। जब तक पौधे है तब तक उसका मॉइस्चर को बड़े वृक्ष के लिए वो संभाल के रखते हैं। जब तक बड़े वृक्ष है तब तक छोटे छोटे घास और पौधों के लिए बारिश लाने का सेवा बड़े वृक्ष करते हैं। ऐसे हर एक का योगदान एक गार्डन में बहुत जरूरी है। वैसे ही हर एक मनुष्य आत्मा, चाहे वो पोस्ट पोजीशन में है, चाहे वो पोस्ट पोजीशन से बाहर है, चाहे वो ड्राइविंग करने वाले ड्राइवर होंगे, चाहे वो पुलिस सिक्योरिटी गार्ड्स बन के काम कर रहे हैं, चाहे वो घर बार संभालने वाले माताएं हैं, चाहे वो बाल अवस्था में रहने वाले बच्चे हैं, हर एक को अपने जीवन में सदा काल के लिए ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझ आत्मा को इनके प्रति भी धन्यवाद, हर रोज परमात्मा से शुक्रिया अदा मानते उनको भी दुआ देना, स्नेह देना, कम से कम हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप, ऐसे सहानुभूति की शब्दों से बात करना। इससे क्या होती है, सामने वाले आत्मा का एक हैप्पी हार्मोन्स ब्रेन से रिलीज होती है, जिसके कारण उसके अंदर मोटिवेशन मिलती है। आप भले उनको खाना खिला दीजिए, भले उनको कपड़े दिला दीजिए, भले उनको बारिश में जा रहे छतरी दिला दीजिए, परंतु उससे भी बढ़कर उनको रोज हेलो, हाउ आर यू, आई होप यू आर फाइन, ऐसे कुछ कुछ छोटी छोटी बातों से उनको जब हम दिल को सुकून देने वाले केयरिंग एंड शेयरिंग की बातें करेंगे, तो जरूर उनके अंदर भी मोटिवेशन बनाए रहती। हर एक को अपनी वैल्यूज से उनको पहचानना, उनकी वैल्यूज के आधार से उनको आगे बढ़ाना, उनकी सेवा के प्रति भी हम कृतज्ञ भाव, दुआ देने की भाव रखना, ये बहुत जरूरी है। जब तक हम ऐसे छोटी छोटी कदमें नहीं उठाएंगे, परमात्मा का ये बहुत बड़ा कार्य, जैसे हनुमान में संजीवनी बूटी के लिए पूरी पर्वत को ले आया, ऐसे परमात्मा भी इस धरा को ही स्वर्णिम भारत और स्वर्ग बनाने के लिए हम सबको सहयोग देने के लिए एक छोटी सी विनती कर रहे हैं। तो इसमें हम सभी, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट है, चाहे मेडिकल स्टाफ है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट, आरटीसी डिपार्टमेंट है, हर एक के प्रति रोज सुबह अमृत वेले धन्यवाद देंगे। उनको भी, उनकी परिवार वाले को भी शांति, सुख, प्रेम, आनंद की बरसात परमात्मा से दिलाते रहेंगे। ऐसे छोटी छोटी योगदान जब हम करते रहेंगे, हमारे भारत को स्वर्णिम भारत बनाने में
हमारा छोटा सा योगदान निरंतर चलते रहे, तभी हम भारत भूमि को परमात्मा का इस कर्तव्य में सहयोग देकर उस भारत भूमि की महत्व को सारी देश में बढ़ाने के लिए, जैसे हम सबको पता है हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे कदम उठाकर पूरे दुनिया में भारत भूमि को महत्व बढ़ा दिया है। हम भी उनके सहभागी बनकर, सहयोगी बनकर, उनके रखे हुए कदमों के पीछे हर कदम में हम भी सहयोगी बनते आगे बढ़ते चले। ऐसे छोटी छोटी कर्तव्य जितना हम करते जाएंगे वो तो हम सबको करना ही है। हर एक व्यक्ति जो भी इस क्लास को सुन रहे हैं और आगे हमारी जो बहुत अच्छे स्पीकर है उनकी भी मोटिवेशनल बातें हम सुनेंगे, उनके अनुभव अमृत हम पिएंगे, जिस अमृत के फल स्वरूप हम सभी को बांटने के लिए और भी प्रेरणा मिलेगी। ऐसे महान हस्तियों को, शुभ आशाओं को पूर्ण करने वाले महान आत्माओं को भी हम सब धन्यवाद देंगे। और हर रोज अपने माँ बाप को, भाई बहनों को, अपने घर की माई को, ड्राइवर को, हर एक को रोज एक बार दिल से थैंक यू करें। हर एक को थैंक यू करने के बाद आखिर में लास्ट में आई लव माई इंडिया जरूर कहें। और साथ में हम सब भारत भूमि को, मातृभूमि को, इस भारत की मिट्टी को धन्यवाद देंगे और पूरे भूमि को अर्थात भूमंडल को सकाश देंगे। तो जरूर भारत भूमि जो है स्वर्णिम भारत बनने में कोई टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हर एक का एक एक दिन एक एक वैल्यूज के आधार से, जैसे गार्डनर की एग्जाम्पल से हमने शुरू किया, वो सारी वृक्ष की, सारी गार्डन की हर एक पौधे को पानी पिलाता है, कभी कंपैरिजन नहीं करता है, कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता है, भले उसमें वीड्स लगे उसको काट लेता है, नया स्प्राउट आने का प्रेरणा भी देता है। ऐसे हम भी अपने जीवन में हर एक व्यक्ति जो भी हमारे इर्द गिर्द आते हैं, आसपास आते हैं, उन सबको प्रेरणा देते, मोटिवेट करते, खुशी दिलाते, उनके अंदर अच्छे से अच्छे प्रेरणा देने वाले स्वमान युक्त बातें बोलकर उनको भी आगे बढ़ाएंगे। यही हम सबका योगदान इस विशेष त्योहार, जिसको हम स्वर्णिम भारत की अमृत महोत्सव की इस त्योहार को पूरे साल मनाएंगे और भारत को फिर से स्वर्णिम भारत जरूर बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स आदरणीय रानी दीदी जी का, कि आपने बहुत सुंदर शब्दों में हमारे बीच कुछ ऐसे प्रेरणादायी विचार रखे जो सच में बहुत ही विचारणीय है। और हम आशा करते हैं कि हम सभी अपनी अपनी क्षमता अनुसार कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से हम भी अपना योगदान देश को महान बनाने में दे सकें। और इसी के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ इस ऑनलाइन सेशन के हमारे विशेष अतिथि जी, जो हमारे ही बीच में है, भ्राता उदय कुमार जी का। आप दिल्ली पुलिस स्पेशल साइबर सेल में इंस्पेक्टर हैं। आपने कई पुलिस स्टेशंस जैसे कल्याणपुरी, नंद नगरी, केनॉट प्लेस, चाणक्यपुरी में बहुत ही अच्छा कार्य किया है। आपने अपनी जॉब के साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी और एलएलएम की साइबर सेल में आईबी यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। और आपसे जब भी कभी ब्रह्मा कुमारी बहनों ने या भाइयों ने मुलाकात की है, बहुत अच्छे प्रेरणादायी विचार आपसे सुनकर हमें लगा कि आपसे हम जरूर सुनना चाहेंगे। तो आपके ऐसे अनुभव जिससे आपको लगता है कि हमारा योगदान इस देश को महान बनाने के प्रति कैसे हो सकता है, और आप क्या सोचते हैं, आपके विचारों को हम जरूर सुनना चाहेंगे, जिससे स्वर्णिम भारत की ओर हम अग्रसर हो सके। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है भ्राता उदय कुमार जी। ओम शांति। सबसे पहले तो मैं ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन और कमला बहन जी का, संजीव भाई जी का और सभी का दिल से आभार प्रकट करता हूं।
मुझे काफी अच्छा लगता है। जब हम ब्रह्मा कुमारी से जब जुड़े थे तब से एक एक हफ्ते का मैंने सेशन लिया था द्वारका सेक्टर 17 में। उसके बाद तब से पीस ऑफ माइंड, क्लैरिटी, किसी भी काम को करने का क्षमता और अपने आप को सूझबूझ से, मतलब बहुत ही प्रेरणादायक रहा हमारे लिए। और आज तक हम इस पे अमल करते रहते हैं। और अपने अगर बिजी शेड्यूल भी होता है तो साल में एक बार तो राखी के दिन तो जाते ही जाते हैं हम ब्रह्मा कुमारी में, एक बार बहन जी से जाके मिलते ही मिलते हैं। बाकी जब भी टाइम मिलता है तो हम वहाँ जाते रहते हैं। इससे हमें मेडिटेशन में बहुत फायदा होता है। कभी भी हमें ऐसा नहीं लगता है कि हम कभी उलझे हुए हैं। हमेशा पीस ऑफ माइंड और अपने आप को सुलझा हुआ ही समझता हूँ मैं। जब भी किसी तरह का अगर कोई विकट परिस्थिति भी हो जाती है तो हम सीधे ब्रह्मा कुमारी के उस पे जाते हैं और बाबा के सामने बैठ के ध्यान कर लेते हैं। ध्यान करते ही ऐसा लगता है जैसे एक स्पिरिचुअल पॉजिटिवनेस आ जाता है मेरे में और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। मैं ज्यादा क्या तारीफ कर सकता हूँ। मैं हमें जो फील करते हैं ये हमें ही पता है कि हम क्या फील करते हैं। अब इसे एक्सप्लेन करना इतना, मतलब शब्दों में नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता है। हमने दिल्ली पुलिस 97 में ज्वाइन किया। उसके बाद फिर तकरीबन सभी थानों में एज ए सब इंस्पेक्टर रहा। बड़ा उलझ पुलझ रहती थी नौकरी में। हालांकि हमें काफी सपोर्ट भी मिलता है अगर हम अपने ईमानदारी से और सच्ची भावनाओं से अगर जब हम सेवा करते हैं तो बड़ा अच्छा फील भी होता है। हमारे अफसरों का भी सपोर्ट होता है। इसी तरह के एक वाक्य है, जब कॉमनवेल्थ गेम का टाइम चल रहा था, सन 2010 की बात है ये। मेरी पोस्टिंग नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में थी। तो एक तरफ जो था, मैं कॉमनवेल्थ गेम में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में लगा हुआ था मेरी ड्यूटी, और सेकंड तरफ जो दूसरे तरफ मेरी मदर आरएमएल हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो उसमें बड़ा वो सामंजस्य बैठाना बड़ा मुश्किल हो जा रहा था। फिर हमारा सीनियर ऑफिसर्स के कॉपरेशन से फिर हम अपने बैलेंस करते हुए उधर मदर का भी देख रहे थे इलाज, इधर ड्यूटी भी निभा रहे थे। और बड़ा ही पीस ऑफ माइंड से फिर हम उस पड़ाव को भी पार कर गए और काफी अच्छा लगा। इस तरह से कई ऐसे वाकये आते हैं। आज भी हम कलकत्ता में बैठे हुए हैं, एक केस के सिलसिले में आए हुए थे। जब मुझे पता चला कि आज हमें ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है, हमें ये सुअवसर मिल रहा है कि ब्रह्मा कुमारी पे आना है मुझे ऑनलाइन, फिर मैंने जो केस में रेड हमें रात को करना था, मैंने आज दिन में ही सब काम सुलझा लिया, केस वर्कआउट कर लिया और आज हम यहाँ पे आप लोगों के सामने आ गए। तो बड़ा ही अच्छा होता है। इस तरह के जैसी भावना हमें मिलती है तो पॉजिटिवनेस आता है। पॉजिटिवनेस आने के बाद हम अपने सारी समस्याओं को तरतीब वाइज सुलझा लेते हैं। और यही कारण है कि यही मतलब इंस्पिरेशन है ब्रह्मा कुमारी से। और इस तरह के जो मैसेजेस आए हैं तो हमें जो पूरे दिन में या जो रात में हमें स्ट्रेटेजी करना था वो दिन में ही हम करके सारा अच्छा से करके वर्कआउट करके ऑफिसर्स को बता के अब हम यहाँ पे पीस ऑफ माइंड से फिर हम आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार ले रहे हैं। इसे अब ज्यादा मैं इसमें एक्सप्लेन करने की वो नहीं कि अब ये तो फील करने का ही चीज है जो मैंने एक हफ्ता में सीखा हूँ वहाँ पे ब्रह्मा कुमारी में। उसके बाद हमने इनफैक्ट मैं और अपनी वाइफ के साथ भी गया था वहाँ पे, दोनों ने एक हफ्ते की कोर्स किया था। उसके बाद से बड़ा ही बैलेंसिंग अपने आप को फील करते हैं। और जब भी कभी ऐसा होता है तो फिर हम पार्टिसिपेट भी करते रहते हैं, संजीव भाई से भी डिस्कस करते रहते हैं कभी कभी। और जब भी मौका मिलता है, कभी जो भी सेमिनार वगैरह होता है तो उसमें भी एक्टिव पार्टिसिपेशन करने का कोशिश करते हैं अपार्ट फ्रॉम अपनी सर्विस जो है। उसके बाद जब भी टाइम निकलता है तो हम इसमें अपना डिवोशन देते हैं।
बहुत सुंदर एक्सपीरियंस आपने अभी बताया कि आपने कैसे हर एक सिचुएशन को मेडिटेशन और हर एक चीज को बैलेंसिंग फैक्टर के बेसिस पे आपने बैलेंस किया। तो मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगी जो हमारे श्रोतागण है कि अगर कोई किसी को कुछ पूछना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कोई भी। ओम शांति। ओम शांति। जैसा अभी ओम शांति दीदी, उमा दीदी को और सभी को भी, और जैसा अभी उमा दीदी ने हम सभी को बताया, तो मैं यहीं से शुरुआत करता हूँ। सभी को बहुत बहुत थैंक्स। सबने ऐसा इतना अच्छा सहयोग लगाया, और इसमें जितने भी लोग जुड़े हैं उन सभी को, सभी का मेरे जीवन में कहीं ना कहीं योगदान है, तो उसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा एक प्रश्न उमा दीदी से है अभी। दीदी ओम शांति। दीदी, जैसे आपने अभी बताया कि हर एक व्यक्ति का किसी न किसी तरह से हमारे समाज के बनाने में योगदान है। जैसे एक माली पूरे बागीचे के एक एक घास से लेकर के बड़े वृक्ष तक सभी को, फूल पौधे पत्ती सबको देखता है। तो उसी तरह से समाज में भी हर एक व्यक्ति अपना अपना रोल निभा रहा है। तो दीदी मेरा प्रश्न है कि आवाज ठीक से आ रही है ना मेरी? हाँ जी। जी। तो दीदी मेरा मन में जो क्वेश्चन है कि बहुत सारे सोसाइटी में लोग ऐसे हैं जो सहयोगी नहीं है, विरोधी हैं। हम जो करते हैं उसमें वो कुछ ना कुछ खींचतान ऊपर नीचे आगे पीछे करते हैं, और ऐसा लगता है कि अगर हम, कई लोग जो अच्छा कर रहे हैं और जो हमें सहयोग भी दे रहे हैं, उनकी वजह से मेरा काम बना बनाए बिगड़ रहा है। तो दीदी उनके प्रति रिस्पेक्ट और रिगार्ड हम कैसे रखें? वो बड़ा भारी सा, मतलब उनको, हमारा दृष्टिकोण ही नहीं बन पाता उनके प्रति कि हम उनको स्नेह रखें या उनसे रिगार्ड दें या उनको कुछ अच्छा बोल सकें। मन में देखते ही थोड़ी सी अच्छी भावना नहीं आती। तो उनको कैसे हम थैंक्स करें, और उनका क्या योगदान हो रहा है जिस जो हमें वो डिस्टर्ब कर रहे हैं? ये प्रश्न तो हर एक के मन के अंदर की प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन हम इस बात में ये विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, जैसा कर्म मैं करेंगे मुझे देख सब करेंगे। चाहे वो कितना भी विरोधी क्यों ना हो, चाहे वो समाज के लिए घातक आत्मा क्यों ना हो, पर हमारा एक फर्ज बनता है हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना रखना। क्योंकि ये सृष्टि नाटक है, इस नाटक में हर एक आत्मा का अपना अपना रोल है। इसीलिए तो हमारी भारत हिस्ट्री में जब हम देखें, हर एक नेक इंसान के साथ एक विरोधी इंसान भी है। जैसे कृष्ण के साथ कंस को, राम के साथ रावण को, ऐसे पांडवों के साथ कौरवों को। भले उनकी शक्ति भी अपरम अपार है, परंतु जो नेक आत्माएं हैं उनकी शक्ति तो उससे भी कई गुना अपरम अपार है। आज हम देख रहे हैं सारी दुनिया में ऐसे विरोध करने वाले तो 90% हो सकती हैं, परंतु 10% अपनी प्रयास से जो काम करते हैं, जैसे हमने गार्डनिंग का ही एग्जाम्पल लिया। एक फार्मर जो होते हैं, बीज जब बोते हैं, एक बीज से वो 1000 बीज निकल आता है, परंतु 1000 बीज में कम से कम 300 या 200 बीज ही पक्का बीज निकलता है। रिमेनिंग 800 या 700 बीज जो होता है वो थोड़ा टूट सकता है, थोड़ा उगने के लिए कम शक्ति वाला हो सकता है, कोई बेकार जा सकता है। ऐसे हर एक समाज में हर एक आत्माओं का अपना अपना रोल है, परंतु जब तक वो खाद ना बने तब तक अच्छा बीज पकते रही है। ऐसे ही जो विरोधी आत्माएं हैं, जो आतंकवाद करते हैं या कोई भी हमें बहुत डिफेम करने वाले आत्माएं हैं, जब तक वो आत्माएं हैं तब ही हम अच्छे काम कर सकते हैं। अगर कोई हमें काटे नहीं, हमारी क्षमता से हम नए बीज निकालेंगे कैसे, है ना?
एक अच्छा पौधा उगना है तो कई जगह पे उसको काटा जाता है, कई जगह पे उसको तरोड़ा मरोड़ा जाता है। ऐसे हमारे जीवन में भी तरोड़ना मरोड़ना ये सब क्यों है? हम आगे बढ़ने के लिए। ऐसे हर एक आत्मा, जिस आत्मा हमारे लिए घातक है, विघ्न है, वो हमारी भला चाहते हैं, इसीलिए वो हमें विघ्न डालते हैं। और परमात्मा को पता है मुझ आत्मा में ही वो शक्ति है जो ऐसी आत्माओं को हैंडल कर सकती, इसीलिए वो आत्माएं मेरे सामने ही आते हैं, क्योंकि मैं उस आत्मा को सुलझा के शुभ भावना से परमात्मा की तरफ उसका बुद्धि योग भी जुड़ा सकती हूँ। और एक विशेष बात है, ये सृष्टि नाटक है, इस रंगमंच का रचनाकार स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा है। जब परमात्मा को ये नाटक पसंद है और परमात्मा इस नाटक को न्यारा प्यारा होकर सब कुछ देख सकता है, तो मैं क्यों नहीं। सृष्टिकर्ता का ये नाटक बहुत सुंदर नाटक है। हर एक सीन के पीछे विलन ना होते सिनेमा कभी क्लिक हुआ है ना? नेगेटिव रोल्स ना होते कभी कोई सीरियल क्लिक हुआ है? इसीलिए हम भी हर एक आत्मा के प्रति इतनी शुभ भावना रखें, क्योंकि वो नेगेटिविटी क्या है अपनी प्ले से दिखा रहा है, और पॉजिटिविटी क्या है मैं अपनी प्ले से दिखाऊं। ये जब हम अपने अंदर से ये भावना लेंगे, तब हम आगे की व्यक्ति को शुभ भावना देना इजी हो जाएगा। होप इट्स क्लियर। जी ओम दीदी, थैंक यू। एक क्वेश्चन है भाई साहब उदय जी से। मेरा ये प्रश्न है कि जैसे आपका जो प्रोफेशन है, आप जो इतनी सेवाएं देते आए हैं, तो लाइफ में चैलेंजेस तो आते हैं, नो डाउट, है ना? तो आपके क्या ऐसे विचार है जो यूथ के लिए और कई ऐसे लोगों के लिए जो हमें एक प्रेरणा दे सके कि हमारी लाइफ में छोटे छोटे ऐसे लक्ष्य होते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, कि हम उसको अचीव कर सके एक प्रॉपर वे में, जो आप अपने लाइफ एक्सपीरियंस से आपको जो लगता है जो हमारे लिए मोटिवेशन। भाई साहब आपका माइक अनम्यूट है, जी धन्यवाद। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में भी एज ए ट्रेनर भी काम करता रहता हूँ बीच बीच में। जब भी वहाँ पे लार्ज स्केल पे वैकेंसीज होती हैं, जब सब प्रोफेशनल सब इंस्पेक्टर्स आते हैं तो बिलिंग मांगते हैं, फिर हम वहाँ पे जाते भी हैं, अपनी इच्छा से जाते हैं। तो इच्छा शक्ति एक होनी चाहिए कि हमें अपार्ट फ्रॉम पुलिसिंग, रेगुलर पुलिसिंग से हमें कुछ डिफरेंट भी करना है, तो हम एक इंस्ट्रक्टर फील्ड में भी जाते हैं वहाँ पे। और फिर हम, जैसे अभी मैनेजर ने कहा कि हम अपने से कल्टीवेट करते हैं। कल्टीवेशन केवल पौधों का नहीं करते हैं, कल्टीवेशन अब हम पुलिस में हैं तो नए जो प्रोफेशनल सब इंस्पेक्टर्स आते हैं तो उनको भी हम कल्टीवेट करके एक पौधा बनाते हैं, बढ़िया पौधा बनता है, ताकि वो जब फील्ड में आए और जब हम उनके साथ काम करें तो एक बढ़िया, हम माली के रूप में एक बढ़िया बागवानी कर सकें और बढ़िया फूल निकले उनसे, यानी कि वो समाज में एक अच्छा काम करें। तो एक तो इच्छा शक्ति हुई कि एक नॉर्मल प्रोफेशन, पुलिस स्टेशन की नौकरी से हम ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं, तो एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। दूसरी थोड़ी सी ईमानदारी होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं पुलिस में भर्ती हो गया तो पता नहीं हम खुदा लग गए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ईमानदारी होनी चाहिए अपने अंदर, और थोड़ी साहस होनी चाहिए कि काम कर रहे हैं तो थोड़ा, अब जैसे अभी प्रश्न में आया था कि बैड एलिमेंट्स भी होते हैं जिसके नकारात्मक रेज होते हैं, तो उनके लिए हमें थोड़ी सी साहस होनी चाहिए, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। साम दाम दंड भेद जो नीति है, जो हमें मतलब एक तरह से हमें जो दी गई है, ये दिल्ली पुलिस की तरफ से जो ये हमें शक्तियां दी गई है, आप लोगों की तरफ से जो दी गई है, तो हमें साहस, इच्छा शक्ति और ईमानदारी, अगर ये चीजें हम रखेंगे तो हमें नहीं लगता है कि किसी तरह के कोई विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा।
और यही चीज जब हम पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में होते हैं एज ए इंस्ट्रक्टर, तो हम अपने प्रोफेशनल सब इंस्पेक्टर्स को भी सिखाते हैं कि थोड़ी सी इच्छा शक्ति, पॉजिटिवनेस और ईमानदारी से काम करने, उसके बाद आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, सब बढ़िया होता है। जी सुंदर, थैंक यू भ्राता जी का। और किसी का कोई प्रश्न हो या कोई शेयर करना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। ओम शांति भ्राता जी। शांति। भाई जी, एडवर्स सिचुएशन में आप लोग कैसे पेशेंस मेंटेन कर पाते हैं? हम तो घर में छोटी सी बात पे बहुत गुस्सा हो जाते हैं। नहीं देखिए, नॉर्मली जब हम यहाँ, अब हम अपने रैंक में बात करें कि एक सब इंस्पेक्टर के रूप में हम दिल्ली पुलिस में भर्ती हुए, तो एक नॉर्मल ग्रेजुएट सिंपल कॉलेज से उठ के हम सिलेक्ट होके, सिलेक्शन होने के बाद हम दिल्ली पुलिस में आते हैं। फिर हम 2 साल का ट्रेनिंग लेते हैं। 2 साल का ट्रेनिंग में हमारा टाइम टेबल सारा नॉर्मल रूटीन से हट जाता है। सुबह उठना, भाग दौड़ करना, फिर क्लासेस लेना, पढ़ाई करना, फिर शाम को मतलब ग्राउंड टू अर्थ, यहाँ तक कि झाड़ू मारना, सफाई करना, मतलब हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। हम तो ऐसा चाहेंगे कि भगवान सबको ये मौका दे कि एक बार पुलिस की ट्रेनिंग कर लें। उससे क्या होता है कि हमारी लाइफ ट्रेंड चेंज हो जाता है, और वही जो शक्तियां हैं जो हमें आप लोगों से अलग कर देता है, जिसकी वजह से हम रोड पे, अगर जैसे हम ट्रैफिक में हैं, थोड़ा सा भी डाइवर्सन हो जाता है, हर गाड़ी वाला पूछेगा इधर से गाड़ी क्यों जा रहा है, इधर से क्यों नहीं जाने दोगे, हमें हर को जवाब देना पड़ता है। पेशेंस इतना हो जाता है, इतना कूल हो जाते हैं कि हमें पता है कि आप पहला बार पूछ रहे हो, बेशक हम 50वां बार हमें लग रहा है, लेकिन आपके लिए तो पहला सवाल है, तो हम क्यों झल्लाएंगे, क्यों चिढ़ेंगे। तो ये बात हमें समझना पड़ता है। तो ये हमें पेशेंस आ जाती है अंडर ट्रेनिंग जब होते हैं। सिमिलरली जब हम ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, जब हम बाबा के पास बैठते हैं, तो वैसे ही हम सुलझ जाते हैं। जैसे हम हौज पौज, हमारा कभी कोर्ट जाना है, कभी पुलिसिंग का लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आ गया, कभी कुछ आ गया, इधर घर में भी कुछ दिक्कत हो रही है, सब तरह के समस्याओं को हम बड़ा ढंग से, जब पीस ऑफ माइंड रहेगा, जब हमारी इच्छा शक्ति होगी, तो सब सुलझ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो अनसुलझा हुआ चीज है, कुछ भी नहीं है। भाई जी, मैं थोड़ा और विस्तार में पूछना चाहूंगा। जी जी भाई जी, जैसे आपकी तो सिचुएशन ऐसी है जहाँ एक टेररिस्ट है, बंदूक लेके हमारे सामने खड़ा है, तो हमको उस सिचुएशन में डील करने के लिए मतलब नेचुरली है गुस्सा, हमारे पास तो हथियार भी रहेगा, हम काउंटर अटैक करने के एटीट्यूड में आ जाएंगे। जी। उसको कैसे नहीं, कंट्रोल करें उस सिचुएशन में? देखिए, अगर जैसे आप कह रहे हो कि टेररिस्ट हो, उसके पास भी हथियार है, हम भी कैपेबल हैं, तो हमें ये देखना है कि वो, उसको हम ये क्यों देख रहे हैं कि वो आतंकवादी है। हम एक ह्यूमन बीइंग है, पता नहीं किस परिस्थिति में उसने हथियार उठा लिया है। हम तो हथियार सुरक्षा के लिए उठाए हैं, हमें तो गवर्नमेंट ने एम्पावर किया, लेकिन उसकी क्या परिस्थिति रही होगी कि उसने उठाया। तो हमें इतना टैक्टफुल तरीके से सिखला दिए जाते हैं कि हमें उसे हार्म नहीं करना है, उसको काबू करना है। काबू करने के लिए जो हमें तरीका अपनाना है, वो हम अपने तरीके से ही अपनाते हैं, जो हमें ट्रेनिंग दी जाती है। और इसलिए हमें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे टेररिस्ट है, आगे शेर है या बाघ है, डजंट मैटर। हमें उसको टैकल करना है, ये नहीं कि एग्रेसिव हो जाना है कि भाई ये तो बाघ है, ये तो मुझे मारेगा। क्यों मारेगा भाई? उसको हम ओवर पावर कर लेंगे, उसको अपने हिसाब से करेंगे। और अगर उस तरह का वो एक्ट कर देता है, तो हम डिफेंसिव, उसको कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए उसको काबू कर लेंगे। ऐसा कुछ है ही नहीं। हम पहले ही प्रेज्यूम कर लेते कि आतंकवादी है तो मुझे गोली मार, अरे क्यों गोली मार देगा भाई? हमसे, उससे क्या दुश्मनी है मेरी उससे? और अगर बीइंग ए पुलिस ऑफिसर हम इन कैपेसिटी ऑफ ड्यूटी में है, तो फिर हम उसको मिनिमम फोर्स यूज करते हुए उसको काबू करेंगे। ऐसा तो नहीं कि वो मेरा दुश्मन है कि सीधे गोली मार दो, ऐसा तो कुछ करना नहीं। वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, हम भी एक ह्यूमन बीइंग है। वो अपने बैड कर्मों से मेरे सामने आया है, हम अपने गुड कर्मों से उसके सामने हैं, तो हम अपने गुड कर्म उसके ऊपर डालेंगे। क्यों उसका बैड कर्म, वो गोली मारे उससे पहले मैं उसको गोली मार दूं, तो हम भी बैड हो गए। इस तरह का मतलब हमारे हिसाब से है। जी शांति भाई साहब, मेरा एक
क्वेश्चन है थोड़ा लाइट नोट पे मैं पूछना चाहूंगा, एक साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, बट उससे पहले मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जी। कि भाई साहब आप हमारे कंफर्ट के लिए अपना कंफर्ट छोड़ के जैसे अभी आपने बताया कि अभी कोई केस था और आप तुरंत कलकत्ता पहुंच गए, तो कैसा फील होता है जब अचानक से आपको ड्यूटी मिल जाए और आप इधर उधर छिटक जाएं? क्या पुलिस वालों के लिए वर्क फ्रॉम होम नहीं होता? आप तो साइबर सिक्योरिटी वाले हैं, तो आपको घर पे बिठा दिया जाए और पुलिस वाले वर्क फ्रॉम होम कर लेते हैं, सारी दुनिया वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, आप ही पुलिस वाले और डॉक्टर थे जो वर्क फ्रॉम द प्लेस कर रहे थे। तो थोड़ा सा इस पर मैं जानना चाहूंगा, वो जो कंफर्ट वाला सीन होता है कि यू थिंक कि कब तक मैं भागता रहूं, थोड़ा सा मुझे भी रेस्ट मिले, वो वाला कैसे आप डील करते हैं पर्टिकुलर पॉइंट? सबसे पहली बात तो कि कंफर्ट जोन कुछ नहीं होता है, चाहे आप घर में हो या बाहर हो, कहीं कंफर्ट नहीं है। और माने तो सब जगह कंफर्ट है। अभी हम कलकत्ता में बैठ के आपके सामने ऑनलाइन है, वेरी मच कंफर्ट। और अगर हम दिल्ली में होते हैं तो शायद इतने ही कंफर्ट होते हैं। ये मेरा माइंड सेट है कि हम कंफर्ट हैं या अनकंफर्ट हैं। देश में कई तरह की नौकरियां हैं, बैंक के क्लर्क से लेके आईएएस तक, आईपीएस हर तरह का है। ये हम भी नहीं जानते हैं कि हम किस नौकरी के लिए परफेक्ट हैं। हम अपने आप को तैयार करते रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, एग्जाम देते हैं। जहां तक मिडिल क्लास फैमिली की बात है, नोबडी नो कि हमारी कहाँ नौकरी लगेगी। जहाँ नौकरी लग जाती है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं कि अच्छा हम इसी के लिए बने थे। अभी जैसे दीदी लोगों ने बताया कि बाबा सबको अपना अपना रोल दिए हुए हैं, हमें इस रोल में बाबा ने फिट किया। तो यहाँ कंफर्ट और अनकंफर्ट का कोई हमारे पास मैटर ही नहीं है। जैसे आप कहते हैं ना कि घर में होंगे, वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो हम कंफर्ट होंगे, नहीं। हम घर से बाहर भी कलकत्ता में उतने ही कंफर्ट है जितना हम दिल्ली में कंफर्ट है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये माइंडसेट है मेरे हिसाब से कि ये माइंडसेट है आपका। थैंक यू। नहीं, साइबर वाला क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, क्योंकि आजकल मैं साइबर डील कर रहा हूँ और साइबर रेगुलर पुलिस स्टेशन से अब हम चूंकि एलएलएम साइबर किए हैं तो हमारा इंटरव्यू बेस पे फिर हम साइबर में आ गए हैं। तो अब हम साइबर से, आपने कहा कि अभी एक साइबर का क्वेश्चन करेंगे। हाँ भाई साहब, वो जो मतलब मैं पढ़ाता हूँ तो कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे, गर्ल्स हैं, तो उनको जैसे व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस और वो सब आते हैं, तो वो प्रॉपर ना रिस्पॉन्स नहीं कर पाते। तो एक मैं प्रॉपर चैनल जानना चाहता था कि अगर वो अपने लेवल पर डील करना चाहें कि कैसे मैं साइबर के थ्रू, साइबर हेल्प के थ्रू, साइबर पुलिसिंग के थ्रू उससे किसी जो मॉलेस्टर है उससे छुटकारा पाऊँ, तो वो क्या तरीका है? कोई कंप्लीट कीजिए फिर मैं जवाब, कंप्लीट कीजिए पूरा क्वेश्चन मेरा। हेलो, आवाज आ रही है? मैं सुन रहा हूँ। मैं वो साइबर का आपको पॉइंट देने वाला हूँ, वो मैं सर्च कर रहा हूँ अपने मोबाइल में। अच्छा, और आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, उसको पूरा कंप्लीट कर दीजिए एक बार। channel to deal with the molester on the WhatsApp or other social media sites? देखिए, साइबर रिलेटेड कोई भी ऑफेंस अगर होता है तो हमारा दिल्ली पुलिस ने साइट बना रखा है। एक तो हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है 1930, हेल्पलाइन नंबर है 1930। अगर इस पे कोई भी फ्रॉड होता है आपका, तो उस पे आप इमीडिएट 1930 पे कॉल कर दें और आपका वहां पे वो कंप्लेंट लॉन्च हो जाता है और इमीडिएट रिलीफ मिलता है। सेकंड, अगर साइबर रिलेटेड कोई भी ऑफेंस होता है तो www.cybercrime.gov.in www.cybercrime.gov.in इस पे आप कंप्लेंट लॉन्च कर दें। पोर्टल है ये, साइबर सेल में चला जाता है और उस पे कोई ना कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपॉइंट हो जाते हैं, वो सारा काम आपको हो जाता है। आप चाहेंगे कि मैं ही कर लूं तो आप, यू आर नॉट ए ऑथराइज पर्सन कि आप, मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपने डील कर लिया, कोई वो बैड एलिमेंट मिल गया, तो आप कैसे फाइट करोगे? बाहुबली बन के लड़ाई करना तो सक्सेसफुल चीज नहीं है ना। बाहुबली बन के तो लड़ना नहीं है किसी से। आपके लिए हम बैठे हैं, लॉ एंड ऑर्डर बैठा है, कानून बैठा है। तो ये पोर्टल है, साइबर से रिलेटेड कोई भी ऑफेंस होता है देन ये दिल्ली पुलिस की तरफ से है। थैंक यू भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका, कि आपने एक तो अपना इतना कीमती समय हम लोगों को दिया
कि सच में वो बहुत ही कीमती है। और जो आपने इतने अच्छे संकल्प, अपने विचार हम सबके सामने रखे, जो वास्तव में बहुत ही विचारणीय है। और हम सभी आशा करते हैं कि इन बातों को हम अपनी लाइफ में और अच्छे से, मतलब भारत को कैसे हम अपनी तरफ से हम योगदान दे सके महान बनाने में, तो हम जरूर उसको अपने अपने क्षमता अनुसार प्रयोग में लेके आए। तो और आशा हम ये भी करते हैं कि आगे हम आपसे ऐसे ही मिलते रहेंगे। तो आपका सबकी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आदरणीय रानी दीदी जी का कि वो हमें 5 मिनट के लिए मेडिटेशन कराएं। सभी एकदम सीधा बैठ जाए, बाकी सारे काम काज साइड छोड़ दीजिए, अपना कमर सीधा, पैर आराम से रखिए, रिलैक्स मोड पे बैठिए और महसूस करें मैं एक चमकता सितारा, ज्योति बिंदु आत्मा, भ्रुकुटी के बीच में ये टाइनी स्टार के माफिक चमक रही। मैं आत्मा असल में परमपिता परमात्मा के संतान और परम धाम निवासी आत्मा हूँ। परम पिता शिव बाबा मुझ आत्मा को अनंत शक्तियों से, अनेक विशेषताओं से शक्तिशाली विशेष आत्मा बनाया है। अब मुझ आत्मा को, इस धरा को स्वर्ग बनाने, स्वर्णिम भारत बनाने की योगदान में अपना साथी बना के चुना है। मैं आत्मा स्वयं को एक दृढ़ संकल्प के माध्यम से रोज परमात्मा के साथ खड़े होकर इस धरती को, धरती माँ के वीर पुत्रों को, प्रत्येक आत्माओं को हर रोज बाबा से मिला हुआ शक्तियों का दान देते, गुणों का सहयोग देते, विशेषताओं का प्रेरणा देते, सभी को शिव बाबा के साथ संबंध जुड़ाएंगे। हर एक आत्मा को आत्मा भाई के रूप में देखेंगे और बार बार पूरे दिन में बाबा की किरणों की शक्तियों को, पूरे ग्लोब को सकाश के रूप में देता हुआ मेरी अवस्था बनाए रखें। महसूस करें बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा को और विशेष और शक्तिशाली बनाते। भारत माँ की इन वीर पुत्रों को और शक्तियों से भरपूर करने का दवा और दुआ देते रहेंगे, क्योंकि वरदानों की दवा से बढ़कर कोई दवा नहीं है, दुआ से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। हम सभी मिलकर पूरे भारत को
परमात्मा की इस स्वर्णिम भारत बनाने की सेवा में अविरत चलते रहेंगे। सभी को शांति की प्रकंपन, शक्ति की वाइब्रेशंस देते रहें। महसूस करें आपके आसपास हर एक आत्मा को शांति और शक्ति की प्रकंपन फैलता जा रहा है। सभी को शिव बाबा की शक्तियों का अनुभव होती जा रही है और प्रत्येक आत्मा बाबा के इस ईश्वरीय परिवार से जुड़ते जा रहे हैं। सभी मिलके मुक्ति, जीवन मुक्ति की यात्रा की अनुभूति करते जा रहे हैं। ओम शांति शांति शांति। आजाद भाई, आपको कुछ प्रश्न पूछना है? आप कुछ जी भाई साहब, उदय जी से एक क्वेश्चन मैंने वैसे तो पूछ लिया, जनरल पब्लिक के लिए क्या है? कई बार जैसे बैंक से रिलेटेड फ्रॉड होते हैं और जो बुलिंग होती है, साइबर बुलिंग, उसका जनरल पब्लिक के लिए सर क्या सोल्यूशन? पहले तो ये क्लियर कि फ्रॉड हुआ तो कंप्लेनेंट जो है कंप्लेन करेगा। कहाँ करेगा? अगर बैंक के हुआ तो एक बैंक में कंप्लेंट डाल देगा, क्योंकि बैंक के पास भी इन्वेस्टिगेशन पैनल होता है, वो अपने एंड पे उसको इंक्वायरी करेंगे। सिमिलरली आप दिल्ली पुलिस के साइट पे, जो मैंने अभी बताया था, www.cybercrime.gov.in पे अपना कंप्लेंट रजिस्टर कर देगा। बैंक वाला अपने तरीके से उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि यहाँ कहाँ फॉल प्ले हुआ है, किसकी गलती है, और हम क्रिमिनल माइंडसेट से उसको चेक करते हैं कि इसमें क्रिमिनल कौन इन्वॉल्व है। कई बार होता क्या है कि हम बैंक ने वीटो पावर दे दी, आपने ओटीपी दे दिया, बात खत्म। ओटीपी देते ही बैंक कहता है कि ये गलती आपकी है, आपने ओटीपी दे दिया, इट्स ए सीक्रेट कोड, और वो सीक्रेट कोड आपने दे दिया तो किसी कोई भी चाबी दे दिया तो ताला तो कोई भी खोल लेगा, तो बैंक आपकी लायबिलिटी आपके ऊपर डाल देती है। जब पैरेलल हमारे यहाँ जो केस रजिस्टर होगा उसी में फिर हम उसके क्रिमिनल एंगल से देखें कि आखिर आपके साथ किसने किया, ये जो चीटिंग किया या जो भी धोखा किया, व्हाटएवर कैसे भी किया, आपका जो नुकसान किया, हम उस एंगल से फिर उसको चेक करते हैं। उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, आईपी एड्रेसेस हैं, कई सारी चीजें हैं, हम सब उसको जो हमारे पास गैजेट हैं उनसे हम क्रैक डाउन कर लेते हैं और फिर एक्यूज तक पहुंच के बिहाइंड द बार एक्यूज को ले आते हैं। फर्दर फिर कोर्ट विल डिसाइड और कंप्लेनेंट विल डिसाइड कि क्या होना है नहीं होना है, ऐसा होता है इसमें। तो जनरल पब्लिक का सजेशन, मेरा सजेशन ये है कि जनरल पब्लिक बैंक में भी कंप्लेन करे जहां पे नुकसान हुआ है, और पैरेलल पुलिस में कंप्लेन कर दे। तो बाकी हम ये आजकल लोग मोबाइल ऐप पे बहुत सारे लोन वाले आते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि कई सारे लोगों फ्रॉड निकले और उसके बाद वो साइबर बुलिंग बहुत होती है और धमकियां सिंपल आती सी हैं। बात है, देखिए, लालच बुरी बला, बचपन में पढ़े थे हम लोग, वो आज सारा इम्प्लीमेंटेड है। लालच आपने किया, मान लिया कि आपकी लॉटरी लग गई, आपको इतने पॉइंट्स मिल गए, किस लिए यार, क्या करना है मुझे इस पॉइंट्स का? लॉटरी लग गई, क्यों लॉटरी लग जाएगी मेरी? मैंने मेहनत किया नहीं तो मेरे पास 50,000 रुपये कहाँ से आ जाएंगे? तो उस लिंक को क्लिक ही नहीं करना है, लालच करना ही नहीं है। लालच नहीं करना, ईमानदारी दिल में रखना, आपका कुछ नुकसान होगा ही नहीं। और अगर ये दोनों आपने गलती कर दी तो फिर हम बैठे हैं, हमारे पास कंप्लेंट रजिस्टर कीजिए, उसका सलूशन देंगे। थैंक यू।
आज हम उसी का सॉल्यूशन देने के लिए कलकत्ता बैठे हुए हैं। लोग गलती करते हैं, हम उसको सॉल्व करते हैं। ये आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। हम सभी अभी जूम पर इस ऑनलाइन सेशन को लगभग 80 से ज्यादा लोग इसमें जुड़े हुए हैं और इसका लाभ ऑनलाइन यूट्यूब पर भी चल रहा है लाइव, तो उसका भी कई सारे लोग इसका लाभ ले रहे हैं। तो मैं अभी भ्राता उदय जी का बहुत दिल से हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने अपना इतना इम्पोर्टेंट प्रीशियस टाइम हम सब के लिए निकाला। और सच में आज का सेशन बहुत ज्यादा मतलब अच्छा था, हम सबके लिए मोटिवेशनल था, प्रेरणादायी था। और दीदी जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया हम सब की तरफ से। तो अभी हम इस सेशन को लॉग ऑफ करते हैं। शांति। ओम शांति। भारत फिर भरपूर बनेगा, भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। हर बालक कृष्ण कन्हैया का, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। हर बालक कृष्ण कन्हैया का, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने